Hello friends, I welcome in my YouTube channel Math Booster Plus Classes and our today's topic is figures of speech. In our previous videos, we learned about simile and metaphor, but in this video, we will come to know about personification. पिछली वीडियोस में हमने देखे थे सिमली एंड मेटाफर, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसका हिंदी मीनिंग होता है मानवीकरण। ये जो पर्सोनिफिकेशन वर्ड है ना, ये जनरेट हुआ है पर्सन वर्ड से। किस वर्ड से? पर्सन वर्ड से, जिसका मीन्स होता है व्यक्ति। और पर्सन से ही एक और वर्ड जनरेट हुआ है, वो है पर्सोनिफाई। पर्सोनिफाई जो कि एक वर्ब है और उसका मीन्स होता है जिस्मानी रूप होना, मीन्स जान होना। और पर्सोनिफाई से ही एक और वर्ड जनरेट हुआ है जो कि है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक नाउन है और इसका मीन्स होता है निर्जीव को सजीव बनाना। ये क्या करता है? निर्जीव को भी सजीव बनाता है। तो हम कह सकते हैं ऐसा फिगर्स ऑफ स्पीच जो निर्जीव को भी सजीव बना दे, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। Now here we see definition of personification. In personification, inanimate objects or ideas are shown to have a human quality. Personification में क्या देखने को मिलता है हमको? Inanimate object. Inanimate means निर्जीव, objects means वस्तुएं, और ideas means विचार। Personification में देखने को मिलते हैं निर्जीव वस्तुएं और विचार। इसमें पाई जाती है ह्यूमन क्वालिटी, मीन्स ऐसे विचार या ऐसी वस्तुएं जिनमें हमको ह्यूमन क्वालिटी देखने को मिलती है या मानवीय गुण देखने को मिलते हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। हियर वी सी नॉन लिविंग टू ह्यूमन बीइंग। इसमें क्या होता है? वो विचार या वस्तुएं हैं तो नॉन लिविंग, हैं तो निर्जीव, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन बीइंग है, ऐसा लगता है कि वो इंसान है, जबकि वो क्या है? नॉन लिविंग है, लेकिन ह्यूमन क्वालिटी के होते हुए ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन बीइंग है या फिर इंसान है। तो वहां पर क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। पर्सोनिफिकेशन का एक वर्ड में समझ ले तो है निर्जीव को भी सजीव बनाना। एक ही सेंटेंस में क्या है? निर्जीव को भी सजीव बनाना। ये लाइन याद कर लीजिए, पूरा समझ जाएंगे प्रॉपरली। नेक्स्ट, हियर वी सी एग्जांपल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। हियर वी सी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यहाँ पर नेसेसिटी को ऐसे दिखाया गया है कि वो इन्वेंशन की मदर है। तो नेसेसिटी क्या कोई ह्यूमन बीइंग है जो मदर हो जाएगी, माता हो जाएगी? उसमें ऐसी क्वालिटी दिखा दी कि वो ह्यूमन बीइंग है। क्या क्वालिटी दिखा दी? कि वो मदर ऑफ इन्वेंशन है। तो ऐसी क्वालिटी के देखते हुए, ह्यूमन क्वालिटी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि नेसेसिटी वर्ड के होते हुए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट वी सी डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। डेथ जो है, डेथ मीन्स मृत्यु। मृत्यु अपने निर्दयी हाथ राजा पर भी डालती है। मृत्यु जो है, राजा रंग किसी में भेद नहीं करती, वो राजा पर भी अपने निर्दयी हाथ डालती है। तो डेथ को यहाँ पर ऐसे दिखाया गया कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, हाथ डाल रही है, अपने निर्दयी हाथ राजा पर भी डाल रही है। इसमें ऐसा दिखा दिया कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, जबकि क्या है? ये एक ह्यूमन बीइंग है क्या? ये तो नॉन लिविंग है। लेकिन इस क्वालिटी के चलते हमने देखा कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट वी सी लीव्स ऑन द ग्राउंड डांस्ड ऑन द विंड। जो लीव्स हैं वो ग्राउंड में हवा में नाची। तो लीव्स क्या ह्यूमन बीइंग है जो उन्होंने डांस किया? डांस कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करते हैं। लीव्स डांस करेंगी क्या? नहीं करेंगी। उनमें ऐसा दिखा दिया कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह डांस कर रही है। तो इस ह्यूमन क्वालिटी के चलते हुए हम कह सकते हैं कि इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट वी सी लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो प्यार क्या कोई ह्यूमन बीइंग है जो अंधा होगा? नहीं होगा ना। तो इस ह्यूमन क्वालिटी के चलते हुए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट वी सी एक्सपीरियंस इज अ बैड टीचर। एक्सपीरियंस क्या होता है? बैड टीचर होता है। यहाँ पर एक्सपीरियंस को एक टीचर बता दिया। क्या बता दिया? टीचर बता दिया। तो एक्सपीरियंस क्या एक ह्यूमन बीइंग है जो टीचर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। यहाँ पर इस ह्यूमन क्वालिटी के चलते हुए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है।
अब यहाँ पर एक्सपीरियंस को बैड टीचर क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया क्योंकि जो मेनली जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले हमको सिखाते हैं, उसके बाद में टेस्ट लेते हैं। लेकिन सिर्फ ये एक एक्सपीरियंस ही है जो पहले आपका टेस्ट लेगा और बाद में आपको सिखाएगा, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक बैड टीचर है। नेक्स्ट वी सी एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब यहाँ पर भी एक्सपीरियंस को टीचर दिखा दिया गया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ पर बेस्ट टीचर क्यों कहा गया है कि हम टीचर से कितना भी सीख लें, किसी से भी कितना भी सीख लें, एक बार भूल जाते हैं। लेकिन अगर जो चीज़ें हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, अपने अनुभव से सीखी हैं, वो चीज़ें हम लाइफ टाइम नहीं भूलते, वो चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सपीरियंस को बेस्ट टीचर कहा गया है। नाउ हियर वी सी, ये कुछ लाइन्स है जो कि जॉन मिल्टन के सोनेट नंबर 7 से ली गई हैं। जॉन मिल्टन ने ये लाइन्स लिखी थी जब वो 23 ईयर्स के हुए थे, तब ये लाइन्स लिखी थी। ये इनका सोनेट नंबर 7 से ली गई हैं। इसमें लाइन्स हैं, हाउ हैड टाइम अ थीफ ऑफ यूथ स्टोल ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। इसमें बताया गया है कि जो टाइम है, टाइम को युवावस्था का चोर बताया गया है। क्या बताया गया है? युवावस्था का चोर, थीफ ऑफ यूथ, जिसने क्या किया, जॉन मिल्टन की लाइफ के 23 ईयर चुरा लिए। क्या किया? जॉन मिल्टन की लाइफ के 23 ईयर्स चुरा लिए। इस टाइम को थीफ ऑफ यूथ बोल दिया इन्होंने, युवावस्था का चोर बोल दिया। तो क्या टाइम को हम चोर बोल सकते हैं? टाइम क्या कोई ह्यूमन बीइंग है जिसको हम चोरी की संज्ञा दे दी हमने? उसको नहीं है ना ह्यूमन बीइंग, ये एक नॉन लिविंग है, लेकिन इसको ऐसा मान लिया कि एक लिविंग बीइंग है। तो यहाँ पर टाइम को चोर की संज्ञा दे दी, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट हियर वी सी, यहाँ पर एमिली डिकिंसन की पोइम की लाइन है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ये इनकी पोइम का नेम है, जिसमें की लाइन है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर द कैरेज हेल्ड बट जस्ट अवर सेल्फ एंड इमोरलिटी। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, क्योंकि मैं डेथ के लिए नहीं रुका। क्या किया? क्योंकि मैं डेथ के लिए नहीं रुका। ही काइंडली स्टॉप फॉर, वो रुक गई, डेथ रुक गई। द कैरीज हेल्ड, उसका जो कैरीज था, जो वाहन था, वो खड़ा है। उसमें क्या है? हम हैं और मृत्यु की अमरता है। क्या है? मृत्यु की अमरता है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि मैं डेथ के लिए नहीं रुक सका। क्या हुआ? बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मैं डेथ के लिए नहीं रुक सका। डेथ को ऐसा मान लिया गया है कि वो एक ह्यूमन बीइंग है जिसके लिए वेट नहीं किया गया, जिसके लिए रुका नहीं जा सका। तो डेथ क्या कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका हम वेट करेंगे या जिसके लिए रुक सकेंगे? नहीं होगा ना ऐसा। ये एक नॉन लिविंग थिंग है, इसको एक लिविंग बीइंग मान लिया गया है, ह्यूमन बीइंग की संज्ञा दे दी गई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन है। हियर वी सी, यहाँ पर हेनरी ट्वेल्स की एक पोइम है, टाइम स्पेसेस, उसकी कुछ लाइन्स हैं, तो आइए देखते हैं इसमें। When as a child I laughed and wept, time crept। जब मैं एक छोटा बच्चा था, मैं हंसता था, मैं रोता था। टाइम उस समय क्या होता था? क्रैप्ट करता था, मीन्स रेंगता था। जब मैं छोटा बच्चा था, हंसता था, रोता था, तब टाइम क्या करता था? टाइम रेंगता था। When as a young I waxed more bold। जैसे ही मैं जवान हुआ, यंग हुआ, तब मैं और भी बोल्ड हो गया। कैसा हो गया? बोल्ड हो गया। टाइम स्ट्रॉल्ड, टाइम टहलने लगा, सरकने लगा। When I became a full grown man, जब मैं पूरा एक आदमी बन गया। टाइम रेन, टाइम दौड़ने लगा। When older still I grow, और जब मैं बूढ़ा हुआ, टाइम फ्लू, टाइम उड़ने लगा। तो यहाँ पर टाइम का क्या दिखा है? टाइम क्रैप, टाइम स्ट्रॉल, टाइम रेन, टाइम फ्लू। टाइम्स के पेसेज ऐसे दिखाए गए हैं यहाँ पर कि टाइम जो चाइल्डहुड एज में जब वो था तो क्या दिखाया गया कि टाइम रेंगता था। जब वो यंग हुआ तो दिखाया गया कि वो स्ट्रॉल करने लगा, टहलने लगा, सरकने लगा। जब वो एक मैन बन गया, आदमी बन गया, तो वो टाइम जो था वो दौड़ने लगा। लेकिन जब वो एक बूढ़ा व्यक्ति हुआ तब टाइम उड़ने लगा। ऐसा इस लाइन में दिखाया गया है। तो टाइम को ऐसा दिखाया गया कि वो एक वर्किंग कंडीशन में है, ह्यूमन बीइंग की तरह। तो ह्यूमन बीइंग की तरह क्या वर्किंग कंडीशन में रह सकता है टाइम?
नहीं रह सकता ना, उसमें ह्यूमन क्वालिटी ऐसे दिखा दी गई कि वो ह्यूमन बीइंग है जबकि वो नहीं है। तो इस सेंस को देखते हुए हम कह सकते हैं इन लाइंस में पर्सोनिफिकेशन है। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक यू।